नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा और लेखपाल परीक्षा के लिए, विशेषकर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए हम लोग कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है। मैक्सिमम सभी लोगों को पता है, अल्टरनेट डे पे आपको क्लास मिल रही है, एक दिन कंप्यूटर की और एक दिन उत्तर प्रदेश की। कल भी हमने कंप्यूटर की क्लास की थी, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा पढ़ना था और मैंने आपसे कहा था कि सॉफ्टवेयर थोड़ा ऐसा चैप्टर हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, तो या तो आप याद कर लीजिए या फिर कहीं से प्रॉपर किसी बुक से, किसी मास्टर से प्रॉपर थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वाला पार्ट और एक स्प्रेडशीट या एक्सेल वाला पार्ट ये थोड़े टफ जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की क्लास 2 है, आज दूसरी कक्षा, एक क्लास और हो चुकी है, 5वीं टोटल कंप्यूटर की क्लास है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कंप्यूटर की जो और क्लासेस हो चुकी हैं उनको देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ही प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये यूथ कंपाइलेशन ने एक अच्छा कंपाइलेशन किया है। जो भी जितने भी उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न, माफ कीजिए कंप्यूटर विशेष के प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, उन सबका एक जगह कंपाइलेशन है, इसमें थ्योरी भी है, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं और अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। कल 40 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 41 से पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, मतलब प्रोसेसिंग होती है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन, मतलब कोई ग्लिच वगैरह आ जाए तो, और प्रक्रियाओं की समाप्ति। इंग्लिश में भी पढ़ लो क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा आसान जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूट इफ various tasks such as creation of processes, scheduling of processes, management of deadlocks and टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। ये कौन करता है? तो ये मेमोरी मैनेजमेंट करेगा क्या? नहीं। ये फाइल मैनेजमेंट करेगा क्या? वो तो फाइलों का मैनेजमेंट करेगा। ये डिवाइस मैनेजमेंट करेगा? नहीं। ये काम कौन करेगा? प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा। क्यों? बहुत सारे प्रोसेस मैनेजमेंट हो रहे हैं, है ना। देखो प्रोसेसेस प्रोसेसेस प्रोसेसेस, तो क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट हो रहे हैं, तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो ये काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको फिर बताया है, कंप्यूटर के क्वेश्चन में अगर आपको सवाल का आंसर नहीं आ रहा है तो टर्म पकड़ो, कौन कौन सी टर्म आंसर के साथ मैच कर रही है। प्रोसेस मैनेजमेंट विभिन्न कार्यों का प्रोसेसिंग करता है, जैसे निर्माण, शेड्यूलिंग, ये सब प्रोसेसर के काम है, ये सब काम प्रोसेसर करता है। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन से प्रोग्राम के निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? कर्नेल क्या है? मैंने कल बताया था कि कर्नेल किसको कहते हैं। कर्नल साहब बैठे हैं जी, तो ये क्या करेंगे? इनपुट और आउट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सराउंडिंग हार्डवेयर्स हैं उनके बीच में एक मैनेजमेंट का काम करता है, उनके बीच में एक बेसिकली उनके बीच का कोऑर्डिनेटर है, ऐसे करके समझ लीजिए। तो कंप्यूटर स्टार्टअप कौन से प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो ये क्या करेगा? बूटअप तो होगा नहीं, स्टार्टअप भी नहीं होगा, बूट फर्स्ट भी नहीं होगा। बूट स्टेप प्रोग्राम जब होता है, बूट स्टेप प्रोग्राम जो होता है वो कर्नेल की हेल्प लेता है, कर्नेल को देखता है कि भाई शुरू करवाओ बूट स्टेप। तो बूट स्टेप प्रोग्राम वह होता है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है कि भाई साहब शुरू हो, चाचा ने स्विच ऑन कर दिया है। कंप्यूटर के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इनिशियलाइज करेगा, तो ये इनिशियलाइज जो करता है वो बूट स्ट्रैप होता है। तो बूट स्ट्रैप इनिशियलाइज करने के लिए किसको खोजेगा? बूट स्ट्रैप इनिशियलाइज करने के लिए कर्नेल को खोजेगा। बूट स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शन के एक स्टेट को लोड करने की प्रक्रिया है। जब किसी कंप्यूटर का पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है तो स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। जब ऑन कर रहे हैं तो पावर को सेल्फ टेस्ट करेगा, जिसे पोस्ट भी कहते हैं। कल भी हमने पढ़ा था ये पावर ऑन और ऐसे करके था। यदि पोस्ट सफल होता है और कोई समस्या नहीं होती है तो बूट स्ट्रैप लोडर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है। ये कब काम हो रहा है? जब पहली बार हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तब का काम है। ठीक, चलिए। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? मतलब कोई प्रोग्राम अगर निष्पादित हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रोसेस कहेंगे कि भाई प्रोसेस हो रहा है। कोई प्रोग्राम हमने दिया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होके हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा या हमारा वांछित काम जो हम चाहते हैं वो करेगा, तो इस बीच के प्रोसेस को जितना वो टाइम लेता है उसको प्रोसेसिंग कहेंगे या प्रोसेस कहेंगे। प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्जांपल है जिसे निष्पादित किया जा रहा है, वो प्रोसेस है। इनमें प्रोग्राम कोड, इसकी गतिविधि शामिल होते हैं। एक प्रोसेस निष्पादन के कई थ्रेड्स से बनी हो सकती है, कई थ्रेड्स से बनी हुई हो सकती है जो एक साथ निर्देशों को निष्पादित करते हैं।
ये कहने का मतलब ये है कि भैया हमने कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल करा तो आता है ना इंस्टॉलिंग, प्रोसेसिंग, तो वो प्रोसेस हो रहा होता है उस समय, ठीक है, निष्पादन के समय प्रोसेस हो रहा हो। डेडलॉक क्या है, हमने कल भी देखा था। डेडलॉक क्या है, कोई बीच में गैप आ जाए, देसी एकदम लेमन भाषा में याद रखो, गैप अगर आ जाए तो वो डेडलॉक है। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है, गैप आ जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, यही बिल्कुल सही आंसर होगा। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस समाप्त होकर दोबारा चालू नहीं होगा, डेडलॉक मतलब गैप आ जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो जाएगी, इब के करूं कंप्यूटर की, ठीक है। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस के बाद एक प्रदर्शित होने के लिए तैयार रहता है, नहीं। वह स्थिति जहां चाइल्ड प्रोसेस को छोड़कर प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है, नहीं। वह स्थिति जहां प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, इब मैं क्या करूं, देन ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति होती है जहां प्रोसेस एक सेट ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में से एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेसर द्वारा एक्टिफाइड किसी दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहां रखता है? जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब की सूचना कहां रखेगा? मेमोरी में थोड़ी सूचना रखेगा, मेमोरी में तो डेटा स्टोर करके रखा जाता है, इनपुट आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, सीपीयू में भी नहीं रखेगा, प्रोसेस टेबल में रखता है। प्रोसेस टेबल में वो सारी सूचनाएं रखेगा जो प्रक्रियाएं चल रही होंगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल में सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल के द्वारा रिसोर्स को मैनेज और कंट्रोल करता है कि भाई किस फॉर्मेट में प्रोसेस होने हैं। टेबल्स हर प्रोसेस और रिसोर्सेज के बारे में जानकारी स्टोर रखने के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है, पता चलता है कि हमें क्या काम कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आपसे है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अभी हमने देखा था कर्नेल क्या क्या करता है, हमें देखना है गलत क्या है। तो जो पूछा है सबसे पहले उसी पे गोला कर लो, गलत क्या है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उपयोगिताओं, जो यूटिलिटीज है, उनका समन्वय करता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो करेगा कर्नेल। किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करेगा। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करेगा, जो कंप्यूटर में काम चल रहे हैं उनको देखेगा। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है, ठीक है। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच, तो क्या उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच है? नहीं, वो तो हार्डवेयर और जो आसपास ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच अंतराफलक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, उपयोगकर्ता के और प्रचालन प्रणाली से नहीं, जो आसपास के इक्विपमेंट है और प्रचालन प्रणाली उनसे काम मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। कर्नेल के संबंध में विकल्प डी गलत है। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के अंतराफलक का करवाता है, ये गलत है, क्योंकि कर्नेल उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच सीधे अंतराफलक उपलब्ध नहीं कराता, इसके बजाय एक शेल का काम करता है, ठीक है। उनके बीच सीधे कोई वो नहीं है। अब देखो कंप्यूटर में कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य और केंद्रीय हिस्सा है। किसका भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच पुल का काम करता है। मोटा मोटा ये बात ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच पुल का काम करता है। यह कंप्यूटर के सीपीयू, रैम और हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है, जिससे एप्लीकेशन सुचारू रूप से चल सके। यह सिस्टम शुरू होने पर सबसे पहले लोड होता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ज्यादा क्लियरेंस से आपको ये समझ में आ जाएगा कर्नेल क्या होता है। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क इंस्टॉल की है, कोई आपने हार्ड डिस्क या कुछ भी इंस्टॉल किया है, उसमें नए खंड बनाने हैं। जैसे जब आप नया कंप्यूटर लेते हो तो लोग डिस्क एबीसीडी थोड़ी आती है, एक होती है, हमें उन्हें बांटना पड़ता है एबीसीडी को, फिर स्टोरेज देना पड़ता है। वॉल्यूम बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप इनमें से किस साधन का यूज करोगे? मतलब डिस्क डिवाइस करेंगे तो डिस्क यूटिलिटी तो नहीं होगा, वो यूटिलिटी तो अलग चीज हो गई। फॉर्मेट भी नहीं करेंगे, डिस्क मैनेजर और डिस्क मैनेजमेंट, तो हम क्या करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट से क्या होगा? हम कह देंगे भाई लोकल डिस्क ए को इतना स्पेस दे दो, बी को इतना स्पेस दे दो, सी को इतना, डी को इतना। तो कंप्यूटर में इस प्रकार की चीजें होती हैं, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्क मैनेजमेंट। अगर आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे, देखेंगे तो वहां है ना
डिस्क ए, डिस्क बी, डिस्क सी, तो ये बांटने का, जब नया कंप्यूटर लेते हैं तो पूरा एक ही होता है, फिर उसको डिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, डिस्क को बांटने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होगा, कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क करना नहीं, कई लोग एक साथ कंप्यूटर प्रयोग कर सकते हैं, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सीपीयू के बीच काम करने को विभाजित कर सकते हैं, नहीं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, कई लोग भी नहीं होंगे, वो मल्टी यूजर होगा। ये मल्टीटास्किंग है, मतलब बहुत सारे टास्क एक साथ किए जा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा रहा है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देन ऑप्शन नंबर बी, कई लोग एक साथ उसका यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन डॉट बैट होता है? तो फाइल के एक्सटेंशंस आप देख लेना, जैसे एक्सेल का एक्स एल एस ए, ये पूछा जाता है बहुत, है ना। वर्ड फाइल होता है, उसका फॉर्मेट डॉक फॉर्मेट होता है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, सब में पहले डॉट लगा हुआ होगा। ऐसे ही डॉट MP3 किसका है, डॉट MP3 होता है, डॉट WAV होता है, ये सब ऑडियो फाइल के होते हैं, है ना। तो ऐसे इनको एक्सटेंशन बोलते हैं। फाइलों के पीछे जो लगा हुआ होता है वो डॉक्स होता है, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो आप ये याद रखना, एक्सेल का डॉक का ही पूछा जाता है। वैसे ही बैट किसका होता है, एडोब फोटोशॉप का नहीं, विनहेक्स का नहीं, वेब पेज का नहीं, पीसी बैच फाइल का होता है ना। परमानेंट जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसमें जो बैच फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है डॉट बैट, ठीक है। कंप्यूटर में किसी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान करता है, जिस फाइल का एक्सटेंशन या फॉर्मेट कहते हैं, मतलब जो बाद में होता है डॉट के बाद। फाइल एक्सटेंशन को लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु इसकी शुरुआत डॉट के बाद से होती है। कुछ अक्षर होते हैं, जैसे MP3, TXT टेक्स्ट फाइल है, MP3 ऑडियो फाइल है, HTML है। बैट फाइल एक्सटेंशन पीसी बैच फाइल का है, तो बैट फाइल एक्सटेंशन क्या है, पीसी बैच फाइल का है, ये आप याद कर लेना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। अब देखो, ये हो सकता है उस समय करंट अफेयर्स में रहा हो, आपको नहीं पता। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो देखो इनमें कहीं जियो गो, देखो अल्फा गो, यानी यही एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जो जियो खिलाड़ी को जिसने हरा दिया उसका नाम क्या है, अल्फा गो। तो ऐसे सिमिलरिटीज, वर्ड मैचिंग आप अगर कंप्यूटर में देखोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा तो। अल्फा गो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वर्ड गो गेम खेल सकता है। मार्च 2016 में नॉर्डेन पेशेवर ली सोडेन को 5 गेम का मैच हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर गो प्रोग्राम बन गया। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, आप देखते हो फोटोशॉप, जिसमें कुछ भी फोटो कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? मतलब ये पूछ रहा है वो फोटोशॉप किसका है, तो फोटोशॉप एडोबी फोटोशॉप बोलते हैं उसको, पूरा नाम। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है ना, ओरेकल का नहीं है, एप्पल का नहीं है, एडोब INC का है। एडोब का वो सॉफ्टवेयर है, कौन सा, फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप एडोब का है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रखोगे। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब कंपनी के पास है। दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकन बहुराष्ट्रीय एडोबी, अगर आपसे पूछ ले, 1982 की है और अमेरिकन कंपनी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विंडोज 10 के पहले पूर्वावलोकन, मतलब उसका एक प्रीव्यू के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? अब देखो ऐसे डेट वाले सवाल ना ये मोस्ट कंफ्यूजिंग होते हैं। अब इनमें कुछ भी कॉमन भी नहीं मिल रहा है, यहां भी 12 है, यहां भी एक है, मंथ भी कोई कॉमन नहीं है, ये 14 15 13 14, तो 14 14 इनमें से कॉमन हुआ। 14 14 में अब यहाँ 12 यहाँ 1, तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर 1 अक्टूबर 2014 है। मैं अभी देख के तब आपको बता रहा हूं, 1 अक्टूबर 2014 इसका वो है। अब हो सकता है, पता नहीं है उस समय कुछ चर्चा में हो, क्यों सवाल पूछा है, मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, इससे आप GS चेक नहीं कर रहे हो, ये सवाल ही छोड़ने लायक है। तो ऐसे सवाल अगर परीक्षा में आ जाए
तो आप निश्चिंत होकर उनको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सबसे नया सदस्य है। विंडोज 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जारी किया गया था। विंडोज 10 पहली बार इतने को पूर्वावलोकन मतलब प्रीव्यू जारी किया गया था। विंडोज 10 एक अद्यतन प्रारंभ मेन्यू, नए लॉगिन तरीके और टास्क बार वगैरह इसमें कुछ अलग थे। इसलिए विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कि जी डेस्कटॉप कैसा दिख रहा है आपका। डेस्कटॉप मेन्यू क्या होगा? जो ऐसे करके खुल के आता है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये माउस आपको पता है। टास्क बार अलग चीज होती है। टास्क बार होता है जैसे मान लो भी मैं यहां राइट क्लिक करूं, इस पे होगा नहीं होगा पता नहीं, इस पे नहीं होगा क्योंकि पीपीटी खुली हुई है। तो राइट क्लिक में जो टास्क आ जाएंगे कि मैं क्या क्या करना चाहता हूं, वो टास्क बार होता है। डेस्कटॉप होता है जो ऑन करते ही हमें जो स्क्रीन दिखती है वो डेस्कटॉप होता है, जिसपे आप कुछ भी वॉलपेपर इत्यादि लगा लेते हैं, उसकी बात चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट, देखो लघुपथ शॉर्टकट की को लिख दिया लघुपथ, विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है। अगर मुझे स्टार्ट दबाना है तो कंट्रोल जेड तो होगा नहीं, कंट्रोल जेड तो अंडू के लिए होता है, कंट्रोल एस होगा। देखो एक ये कंट्रोल वाली की होती है, अगर ये कीबोर्ड है तो कंट्रोल वाली की होती है यहां और ये ईसी वाली की होती है यहां। तो इन दोनों को अगर मैं प्रेस कर देता हूं मान लो कीबोर्ड पे, तो यहां से जो वो खुल जाता है शॉर्टकट, स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है ना। स्टार्ट मेन्यू होता है वो खुल जाता है। अल्ट स्पेस बार पता नहीं क्या है, अल्ट एंटर ये कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप कुछ दिए हैं। कंट्रोल जेड क्या होगा? कंट्रोल जेड बोलते हैं अंडू, मतलब जैसा हमने मान लो कोई लाइन खींच दिया, हमें अगर लाइन नहीं खींचनी तो हम अंडू कर देंगे उसको, मतलब किए गए कार्य को पहले जैसा करना। अल्ट प्लस स्पेस बार क्या है? प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए है अल्ट स्पेस बार। कंट्रोल प्लस ये स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। अल्ट प्लस एंटर चाइनीज में से की प्रॉपर्टी, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी क्या क्या है, मतलब क्या है, कितने एमबी में है, कहां खिंचा हुआ है, कैसे है, फोटो है तो वो। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, और कॉपी के साथ कंट्रोल के साथ अगर वी आप पेस्ट कर दोगे तो वो कॉपी के साथ पेस्ट हो जाता है, और ऐसा ही कट के साथ भी आप इसको दबा दोगे तो पेस्ट हो जाता है। कट करते हैं मतलब वो चीज वहां से उड़ जाती है, कॉपी करते हैं तो वहां भी रहती है, और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी रहती है। एक आपसे सवाल पूछा जाता है, जब हम किसी चीज को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहां इतनी देर रहती है पेस्ट करने से पहले? तो वो क्लिप बोर्ड पे सेव रहती है। तो आपने देखा होगा कॉपी टू क्लिप बोर्ड कहीं कहीं लिखा आता है कॉपी की जगह, तो क्लिप बोर्ड पर कॉपी रहती है और बाद में पेस्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। विंडोज की साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? WAV साउंड फाइल का एक्सटेंशन है ऑप्शन नंबर ए। तो साउंड फाइल, ऑडियो फाइल, MP3, WAV, इस प्रकार के बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल कहते हैं WAV को, वेव फॉर्म। यदि आप रैम स्थापित कर रहे हैं, रैम लगा रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? भाई रैम लगा दोगे तो रैम बढ़ा दोगे, रैम एक्स्ट्रा लगा दोगे तो स्पीड अप हो जाएगा कंप्यूटर, इसमें क्या दिक्कत है? गति धीमी नहीं होगा, तेज गति से काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर की गति तेज हो जाएगी, रैम के बढ़ाते ही, रैम के लगाते ही, ये सब काम क्या करते हैं? कंप्यूटर की गति को बढ़ा देते हैं। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जाता है? तो सेटिंग अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी करनी हो तो आप कंट्रोल पैनल में जाते हो। अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो ये आपको पता होगा, आप कंट्रोल पैनल में जाते हो, वहां से कुछ सेटिंग चेंज कर लेते हो। एक्सेसरीज वो होती हैं जो आप यूज करते हो एक्स्ट्रा, ब्राउजर जिसमें आप सर्फिंग करते हो, कुछ सर्च करते हो, वो सब है। ठीक है, चलिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनेक्स ये सभी किसके एग्जांपल हैं? तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस क्या है? ऑपरेटिंग, मैक के साथ तो लगा हुआ ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लैपटॉप के ब्रांड तो नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां लिख दिया आपको विंडोज 11, विंडोज 10, तो ये सब क्या है? एंड्रॉइड, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स, लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। लैपटॉप ब्रांड क्या है? लैपटॉप की कंपनी डेल हो गई, HP हो गई, एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, सब लैपटॉप की कंपनी है। मदरबोर्ड टाइप्स 80 फैमिली के मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड, फ्लेक्स मदरबोर्ड, ये सब है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आप सबको पता है, इसका मुख्य उपकरणों में से एक है ये कंप्यूटर के, है ना। चलिए, ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से, आपको लगता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, या तो मतलब आपके नंबर इतने हैं
या आपको लग रहा है कि भाई 65 प्लस नंबर है, गारंटेड शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये 65 नंबर मेरे आ तो गए, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी सब्जेक्ट्स के, तो मुझे सब्जेक्ट से एक बार बेसिक से पढ़ने हैं, तो किताबों से पढ़ने लगोगे तो अभी परीक्षा तक इतना समय नहीं है कि आप किताबें पढ़ें और उनका सार समझें। तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच ज्वाइन कर लें। आरोहण वीडियो कोर्स बैच ज्वाइन करने से आपके हर टॉपिक्स जितने भी हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, हम इसमें सबकी वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ उनके पीडीएफ नोट्स और पूरी टेस्ट सीरीज आपको देंगे एग्जाम से पहले, है ना। अब आपको लगता है कि नहीं सर पढ़ हम बहुत लिए हैं, हमसे सिर्फ कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ले, टेस्ट सीरीज ले लो हमारी, तो ये बहुत कम फीस में आरोहण बैच जो वीडियो कोर्स है, क्योंकि वीडियो इत्यादि बनाने का एक अलग एक्सपेंस होता है, तो इसकी फीस तो है 2500 रुपए, लेकिन जो आपका ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज वाले बैच की फीस है 700 रुपए। 700 रुपए में हम आपको क्या देंगे, बहुत कम मिनिमम फीस है। 13 अप्रैल से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, इसमें हम आपको 130 सेक्शनल टेस्ट देंगे। कितने? 130 सेक्शनल टेस्ट देंगे, मतलब 4-4.5 महीना हम आपको रोज टेस्ट देंगे टेलीग्राम पे। आप उसको सॉल्व करो, अपना आंसर की दो और हम फिर आपको उसका पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन देंगे। फिर सभी टेस्ट पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। टेलीग्राम में टेस्ट सॉल्व कराया जाएगा आपका 130 सेक्शनल टेस्ट और 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 20 फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा, प्रॉपर आपके पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के अनुसार फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट से आप अपनी ना सिर्फ प्रैक्टिस जा सकते हैं, बल्कि आप देख समझ सकते हैं कि चीजें किस प्रकार से आपकी हैं। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट 20 तो देंगे। अब डिकोड एग्जाम इतना तो प्रॉमिस कर ही रहा, हो सकता है इससे ज्यादा भी दे दें। एग्जाम अगर थोड़ा लंबा चल जाए, अक्टूबर नवंबर में हो सकता है हम और 5 टेस्ट बढ़ा दें। तो ये सब चीजें हैं, प्लस मासिक करंट अफेयर्स की वीडियो और उनका टेस्ट सीरीज भी आपको करंट अफेयर्स की मिलेगी प्रॉपर। तो आप चाहें तो इस आरोहण टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, आपको बहुत लाभप्रद ये रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो डेटा कलेक्ट करे, तो देखो जो डेटा कलेक्ट करे तो एमएस एक्सेल होगा, ये एक्सेस ही होगा शायद, एमएस एक्सेल। तो ये क्या है? ओरेकल है, फॉक्स प्रो है, ये सब क्या है? ये सब डेटा सॉफ्टवेयर है। जबकि एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड इनमें से एक मतलब एक डेटा सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डेटा कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि राइटिंग सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं। जबकि एमएस एक्सेस ही है, वो एक्सेल नहीं है, एक्सेस ही है। एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल, ये तीनों डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक्सेल तो एक तरीके से अलग टाइप की चीज है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कल की क्लास में हमने देखा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिसके ऊपर किसी कंपनी का स्वामित्व नहीं होता, जो कोई भी इसकी प्रोग्रामिंग को एडिट कर सकता है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मोजिला फायरबॉक्स ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। बाकी लाइनक्स, मोजिला फायरबॉक्स और एंड्रॉइड क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से डिटेल इसकी क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड, मतलब जिसकी कोडिंग सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट कर सकता है, उसको संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं लाइनक्स, मोजिला फायरबॉक्स और आदि। ठीक है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होगा? देखो, डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क डिफ्रेगमेंटर और विजुअल बेसिक। देखो डिस्क क्लीनअप क्या करेगा? डिस्क को साफ कर देगा, उसकी क्लीन कर देगा। डिफ्रेगमेंटर क्या करेगा? डिवाइस कर देगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? विजुअल बेसिक जो है इनमें से वो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। विजुअल बेसिक तथा टर्बो सी प्लस प्लस की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। तो ये विजुअल बेसिक और टर्बो सी प्लस प्लस ये क्या है? ये एक प्रकार के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इनसे प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं और भाषा की तो हेल्प लगेगी ही। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है? तो देखो ओपन सोर्स क्या होगा? विंडोज 10 तो क्लोज सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का है।
लिब्रे ऑफिस एडोपी किसका है, एडोब का है। नॉर्टन एंटीवायरस नॉर्टन का है। लिब्रे ऑफिस जो है वो एमएस ऑफिस जैसा ही है, जैसा एमएस ऑफिस है लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट का है। लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस फ्री टू एक्सेस है, किस इसका कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ता, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड कोई भी सोर्स कोड नहीं होता, कोई कर्नेल नहीं होता, इसे कोई भी व्यक्ति संशोधित कर सकता है, उसके विकास में योगदान दे सकता है, यह स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक्स, फायरवॉक्स और ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, मतलब हमारी ऑन डिमांड वाला सॉफ्टवेयर है कि हमें इस प्रकार की कोई चीज चाहिए, तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पे कंप्यूटर पूरा ऑपरेट करते हैं, जैसे आपका फोन एंड्रॉइड पे ऑपरेट करता है, एप्पल चलाते हो तो वो मैक पे एंड्रॉइड ऑपरेट करता है। दिए गए विकल्पों में से विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाने अर्थात यूजर और मशीन के बीच माध्यम स्थापित करते हैं, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनके सहायता से चलेंगे या इन पर चलेंगे, ठीक है। जबकि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फिर वही बात आ गई, लिनक्स है, एमएस डॉस है, पुराना है, यूनिक्स है, लेकिन एमएस वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर भी कैसा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कंपाइलर क्या है, कल बताया था, कंपाइलर क्या कर रहा है, कम कर रहा है सर, किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में लाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम तो हो सकता है, सॉफ्टवेयर का एक भाग हो सकता है, हाई लेवल मशीन से लैंग्वेज बदलने वाला प्रोग्राम, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रोग्राम है ना भाई, वो भी तो एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम तो हो ही सकता है, मतलब कंपाइलर के प्रोग्राम तो बड़ा गोला है, कंपाइलर भी है उसमें, तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर भी है, तो सॉफ्टवेयर का भाग है, प्रोग्राम है, और इस प्रकार का प्रोग्राम है, देन ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी इसका आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, आप में से बहुत सारे लोग इसका सी लगा देंगे, हाई से लो लैंग्वेज, लेकिन ये प्रॉपर पूरी चीज है। एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है, तो एमएस वर्ड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स ये है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, ये जिनसे हम इनपुट देते हैं, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डेटा को किस में बदल देता है सॉफ्टवेयर, तो आप जो डेटा देते हो उसको वो इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप जो डेटा देते हो, डेटा होते हैं कच्चे तथ्य, सूचना होता है डेटा, डेटा की प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सूचना या इंफॉर्मेशन, सूचना या इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ये दिया है, डेटा सॉफ्टवेयर में जाता है, मतलब वो प्रोसेस होता है और सूचना में बदल जाता है, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है उनको भी फटाफट देख लेते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेप कमांड का क्या कार्य है, देखो ग्रेप क्या करती है, लाइनक्स में खोज लेती है, हमें कुछ भी खोजना हो इसको डिटेल में पढ़ लो। लिनक्स में ग्रेप क्या करेगी, देखो एक मिनट, लिनक्स में जो ग्रेप है उसका क्या काम है, लिनक्स में ग्रेप की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, एक अत्यंत शक्तिशाली कमांड टूल है जिसका उपयोग फाइलों के भीतर कुछ विशिष्ट शब्द हमें खोजने हैं, वाक्यांश खोजने हैं, पैटर्न या टेक्स्ट कुछ खोजना है को खोजने के लिए किया जाता है। यह मेल खाने वाली पंक्तियों को स्क्रीन पर दिखा देता है, हाईलाइट कर देगा या फिर, जिससे लंबी फाइलों और डेटा में जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है। तो ग्रेप क्या है, ग्रेप एक तरीके से किसी फाइल में विशिष्ट पैटर्न हमें खोजना है, किसी फाइल में कोई वाक्यांश, कोई टर्म, कोई शब्द खोजना है, उस सब के लिए ग्रेप कमांड का यूज करते हैं लाइनेक्स में। एनटीएफएस फाइल सिस्टम में दो प्रकार के लिंक सपोर्ट किए जाते हैं। अब देखो इसको भी समझ लो, एनटीएफएस क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, मतलब वर्तमान सिस्टम का आधार है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मुख्य रूप से 3 प्रकार के लिंक का समर्थन करता है, हार्ड लिंक्स, जंक्शन और सिबलिंक्स। सिवाल क्या बोलते हैं, सिंबालॉक लिंक्स या सिबलिंग भी इसको कहीं कहीं बोलते हैं, सिमलिंक्स,
है ना। ये लिंक फाइलें फोल्डरों को सुलभ और स्टोरेज बनाने में मदद करती हैं। एंट्री में अब हार्ड लिंक क्या होता है, ये सीधे फाइल एमएफटी प्रविष्टि से जुड़ते हैं, ना कि फाइल के नाम से। मूल फाइल डिलीट हो भी जाए तो हार्ड लिंक के माध्यम से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। जंक्शन क्या होते हैं, विशेष रूप से डायरेक्टरी और फोल्डर के लिए यूज किए जाते हैं। ये फोल्डर एक दूसरे फोल्डर में शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। शिवालिक लिंक क्या होता है, ये फाइल और फोल्डर के लिए एक पॉइंटर अदृश्य लिंक होते हैं जो यह बताते हैं कि वास्तविक डेटा कहां है। कुल मिला के मोटा मोटा एनटीएफएस की फुल फॉर्म याद कर लो, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस, है ना। और ये 3 प्रकार के लिंक का समर्थन करता है, हार्ड लिंक, जंक्शन और एक और लिंक है कौन सा, सिम्बालिंक या शिवालिंक, ये याद कर लोगे। खैर, कीबोर्ड का उपयोग करके सीधे टास्क मैनेजर खोलने के लिए सही, टास्क मैनेजर क्या है, कौन कौन से टास्क हम चला रहे हैं तो क्या करने हैं, तो टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अभी हम एक शॉर्ट के पीछे और पढ़ के आए थे, कंट्रोल और, मैंने आपको बताया था कंट्रोल और ईसीई, कंट्रोल और उसको दबाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो विंडोज वाला इधर वो होता है वो खुल जाएगा हमारा, है ना, वो खुल जाएगा, स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस किए गए इमेज को तुरंत संवर्धन के लिए बनाए जाते हैं। ये जीपीयू होता है, ये लिखा है क्या, कहीं नहीं। देखो जीपीयू क्या होता है, मतलब जीपीयू क्या करता है बेसिकली, जैसे गेम में आप चला रहे हो तो गेम में इमेज ही तो रन कर रहे हो उस तरीके से, तो जीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस किए गए इमेज में स्पीड अप कर देता है। वो क्या काम करता है, जीपीयू करता है, बेसिकली प्रोसेसर का एक भाग होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में उपस्थित होता है जो ग्राफिक कार्ड, माफ कीजिए प्रोसेसर में बोले, ग्राफिक कार्ड पर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीपीयू बोलते हैं। और जीपीयू का काम क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक और प्रोसेस किए गए इमेज को स्पीड अप कर देना, उसको त्वरित कर देना, एक्सीलरेट कर देना। लाइनक्स ओएस का भाग कंप्यूटर की बूटअप प्रोसेस को नियंत्रित करता है, उसको बूट लोडर कहते हैं, सिंपल है, ठीक है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरैक्ट, पीसीआई, तो इसकी फुल फॉर्म भी हमसे कई बार पूछी गई पीछे, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, पीसीआई। 1992 में इंटेल के द्वारा प्रस्तावित हार्डवेयर का उपयोग होता था सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने के लिए, मतलब जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है अब तो हम सबको जोड़ रहे हैं। और इंटेल ने इसका वो किया 1992 में आया। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक साथ कई काम कर सकते हो। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके साथ कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लाइनेक्स है, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग। ये ऑप्शन सवाल होंगे लेकिन मैंने उसको पॉइंटर के फॉर्म में दे दिया है। एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयोग होता है तथा रोम में रखा जाता है, इसको बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर बेसिकली क्या करता है, सबका एक तरह से सॉफ्टवेयर है लेकिन वो हार्डवेयर की टूलिंग जो हार्डवेयर से इंटरकनेक्ट कराता है वो। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद कर लेना, यूनिक्स। कैसे याद करोगे, भाषा है सी, सिस्टम है यूनिक्स, तो बोले सी यू, हम तुम्हें बाद में देखेंगे सी यू बाय वाला, उसमें कहते CSEE कहते हैं, बाद में मिलेंगे, बाद में फिर मिलते हैं, लेकिन यहाँ CU याद कर लेना। यानी सी भाषा में पहला सॉफ्टवेयर कौन सा लिखा गया, यूनिक्स लिखा गया। लाइनेक्स और उसके खोजकर्ता का नाम पढ़ा तो इनका नाम ही है लाइनस टोरवाल्ड्स, इनका नाम है लाइनेक्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम कहते हैं। बार बार एक प्रोग्राम मल्टी प्रोग्राम से मिलकर भी तो बना हो ही सकता है ना, तो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उन्हें मल्टी रूटीन प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना है, कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, कोडिंग कहते हैं। शब्द ए और सेमीकोलन का क्या मतलब है, रूट निर्देशिका। ये मतलब बहुत गंदे सवाल हैं। लैंग्वेज में अंदर चले गए, पाइथन में सिंगल लाइन, ये क्या तो किसी कंप्यूटर ऑपरेटर या इस टाइप के जो पेपर होते हैं उनमें स्पेशल लैंग्वेजेस भी आती हैं, वहां से हो सकता है सवाल, ये आपको छोड़ देने हैं। पाइथन में पीआईपी का पूर्ण रूप क्या है बताओ, पाइथन पढ़ोगे। पेरिफेरल इंस्टॉलर प्रोग्राम छोड़ दो। संकेतक किसको दर्शाता है, डिसीजन को दर्शाता है। संकेत एरो किसको प्रदर्शित करता है, डाटा फ्लो को करता है। तो ये सब आप चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि ये डीप लेवल की बात है, आपके में साधारण प्रकार के कंप्यूटर के प्रश्न हैं। फोर्टोन क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है और फोर्टोन वैज्ञानिक भाषा है। एक भाषा है कोबोल, एक है फोर्टोन, एक है कोबोल। कोबोल बिजनेस लैंग्वेज है, मतलब बिजनेस
पर्पसेस के लिए हमने इसको यूज किया। और फोरटोन क्या है? फोरटोन एक वैज्ञानिक भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये। किसी प्रोग्राम, सूचना संचालन प्रणाली के चित्र में विवरण, तो कोई भी चित्र में मैं कोई भी ऐसे बना दूं कि ये है, फिर इसका ये है ना, फिर इस यहां से, तो इसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। सिंपल है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, मशीनी भाषा लागू होती है। कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम है वो मशीनी भाषा में डिकोड करके फिर कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो ये जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सब उच्च स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर के लिए। ठीक है। ये फोरटोन कोबल तो विशेष प्रयोग के लिए बनाई गई थी। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है तो CU अभी देखा था, सी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। सी शार्प को प्रदर्शित करता है तो सी हैज लगा देंगे तो सी शार्प लगेगा वो। ये कोडिंग की कुछ भाषाएं। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है, फ्रांस में हुई है। अब ऐसे याद कर लेना, प्रो में नीचे प्रा है यहां फ्रा है, तो प्रो फ्रो ऐसे याद कर लेना। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग विशेष प्रणाली के प्रयोग में लाई जाती है। वेब सर्वरों के लिए यूनिक्स का उपयोग करते हैं, है ना। और ये किस भाषा में लिखी हुई है? CU। ठीक है, ध्यान रखोगे। सी बेसिक, कोबोल और जावा क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। और जिसमें से कोबोल क्या है? कोबोल व्यापारियों के लिए भाषा थी। ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज थी। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, मशीनी लैंग्वेज है। इसे क्या ट्रांसलेटर चाहिए? 0101 में ही रहेगी, मशीन सीधे सीधे समझ लेगी। मशीनी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है, 0 और 1 का प्रयोग करती है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल है ना, कोबोल है। और ये व्यापारी प्रयोग के लिए लाई गई थी। 1964 में बेसिक कंप्यूटर की भाषा का विकास किसने किया? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया? जॉन जी कैमी। इसमें बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारी 20 बातें पूछता है, ये किसने किया, वो किसने किया। तो ये जो सवाल आए हुए हैं इनको आप 2-3 बार देख लोगे ना तो याद सा हो जाएगा। उस लेवल पे ही कर लो बस, बाकी तो ये बहुत ज्यादा कर नहीं पाओगे। ठीक है। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो मैंने आपको बताया कोबोल एक बिजनेस लैंग्वेज है। और फोरटोन अगर पूछेगा वो वैज्ञानिक भाषा है, तो व्यवसाय में इसका यूज किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? ऊपर वाली भाषा को मशीनी भाषा कम कर देता है। मास्टर ने याद कराया, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर का भी वही काम है। वैज्ञानिक भाषा है देखो फोरटोन, तो वो फोरटोन वैज्ञानिक भाषा है। कोबोल में बी याद रखना, बी फॉर बिजनेस, ये इसमें फुल फॉर्म भी है इसकी, तो बी फॉर बिजनेस व्यवसाय के लिए है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो बड़े बड़े डेटा रखता है। ओरेकल है, MS एक्सेस है, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी भाषा का विकास किया गया तो डेनिस रिची। बोले OIC, तुम बहुत रिच हो, तो सी भाषा में लिखा गया। पहला प्रोग्राम क्या था? CU, यूनिक्स था। OIC, तुम बहुत रिच हो, तो याद रखना सी भाषा का विकास किसने किया? रिची ने किया, डेनिस रिची। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज OOPL किसको बोलते हैं? C++ और जावा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जैसा हम कुछ चाहते हैं वैसा सॉफ्टवेयर कुछ हमारे लिए बन जाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन जाए, तो उसको वो किस भाषा में लिखे जाते हैं? C++ जावा में। स्नोबॉल भी एक लैंग्वेज है, उसके आविष्कारक पूछ रखे हैं, कौन है? ग्रिसबोल है, तो ये स्नोबॉल है और ग्रिसबोल है, ऐसे ध्यान रखना। वैसे तुम याद कर नहीं पाओगे, भाषा उनके आविष्कारक कहां तक परेशान हो गए, बहुत भाषाएं हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो उनको लेके बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, तुम कितना भी पढ़ लोगे। याद रखना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, परीक्षा में कठिन प्रश्नों के गलत होने से नुकसान नहीं होता है, या कठिन प्रश्नों के छोड़ने से नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसको तो सब छोड़ना है। बेसिक गलत नहीं होना चाहिए, सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सरल प्रश्न गलत करके आ रहे हो पेपर में तो निश्चित मान के चलो कि आप लोगों से 1.33 तो पीछे हो ही गए, क्योंकि वो लोग उसको सही कर चुके हैं। ये फर्क है थोड़ा सा। ठीक है। निम्न स्तरीय भाषा लो लैंग्वेज क्या है? या तो असेंबली भाषा या मशीनी भाषा, इनको निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, लो लैंग्वेज कहते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या करता है? कम कर देता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देगा। सी लैंग्वेज का विस्तार कब हुआ? विकास कब हुआ? 1972 में। सी में लिखा गया पहला प्रोग्राम कौन था? तो CU, यूनिक्स। सी का विकास किया किसने? तो रिच, OIC, तुम बहुत रिच हो। कोबोल क्या है? कोबोल एक कंप्यूटर भाषा है और कैसी है? बिजनेस लैंग्वेज है। DBMS डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। क्वेरी लैंग्वेज, छोड़ दो इस सवाल को। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। API क्या है?
मिडिलवेयर, जो डेटाबेस को एक्सेस करता है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है वो क्या है, मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर मतलब बीच में जो काम करते हैं। डेटा रिकवरी की इस विधि में डेटाबेस को थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ कॉपिंग की जाती है। डेटाबेस की बड़ा डेटा है तो थोड़े थोड़े गैप के साथ कॉपिंग करते हैं, जिसे डेटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सके। इसको क्या कहते हैं, मिररिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि डेटाबेस की 2-3 कॉपी रख ली हमने, तो देखो कॉन्सेप्ट में ही नाम छुपा है। 2-3 कॉपी सजा के रख ली तो मिररिंग, मिरर से क्या किया, इमेज से रख लिए। एक डेटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो, एक डेटाबेस प्रणाली है। जैसे अभी हम पीछे देख के आए थे, डेटाबेस क्या था, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर था। ये फॉक्स प्रो डेटाबेस प्रणाली है। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने, मतलब उनको एडजस्ट करते रहने, बढ़िया ठीक से करने रहने, तो इसको बोलते हैं अपडेट, कि भाई तुम फलानी चीज अपडेट कर लो, तो इसको अपडेट कहते हैं। डेटाबेस फाइलों में वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई फाइल है, उस फाइल की हमने कॉपी बना ली, हमको कुछ डेटा चेंज करना है, कुछ लैंग्वेज चेंज करनी है, कुछ बात और लिखनी है, लेकिन वो फाइल जिसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा उसको बोलते हैं मास्टर फाइल, ताकि हम सत्यता असत्यता का मिलान कर सके, क्या पहले था क्या अब, तो उसको मास्टर फाइल बोलते हैं। डेटा को जमा किया जाता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में DBMS में जमा किया जाता है। डेटा लिखा जाने वाला स्थान होता है डेटा फील्ड में लिखा जाएगा। रिकॉर्डों का संग्रह क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। सामान्य भी आपके रिकॉर्ड जो होते हैं फाइल में लगे हुए होते हैं। मेन्यू किसका भाग है, यूजर इंटरफेस का भाग है। जो इंटरफेस हमें दिख रहा है उसमें एक मेन्यू जैसी चीज होती है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, तो फाइल मैनेजर है। विंडोज एक्सप्लोरर फाइलों को मैनेज करता है, फाइल मैनेजर का एक टाइप है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम है, डिस्क को डीफ्रेगमेंट कर देता है ना, मतलब एक तरह से उसको रिलीज कर देना। लोकप्रिय विंडो एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट ने कब कोशिश की, तो एक बार ये सारे देख लेना। विंडोज 3 कब आया, 1990 में। विंडोज एक्सपी कब आया, विंडोज 98, तो 98 में आया था वो, तो ठीक है। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक कहलाती है, इंटरफेस कहलाती है। मान लो मैं और आप दूर बैठे हूं, लेकिन हमारी किसी टेक्निक से हमने कंप्यूटर में ऐसा संबंध कर लिया कि मेरा कंप्यूटर आप देख सकते हो, आपका कंप्यूटर मैं देख सकता हूं, उसको इंटरफेसिंग कहते हैं। कमांड्स और ऑप्शन की लिस्ट होती है टूल बार में, तो जो टूल बार होता है कि भाई निकल के आ गया कि ये टूल है, वो क्या होगा, कमांड्स और ऑप्शंस क्या क्या है। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट और कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट कहां क्लिक होता है, तो टेक्स्ट मैंने आपको भी बताया था, जब मैं आपको कॉपी पेस्ट बता रहा था, आपने उसको कट किया या कॉपी किया तो वो कहां कॉपी होगा, क्लिपबोर्ड पे कॉपी होगा। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा और फिर हम पेस्ट कर देंगे तो वहां जाएगा जहां पेस्ट करना है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा स्टोर रहता है क्लिपबोर्ड में, अभी वही बात है। माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल पैनल में ये सारे ऑप्शन होते हैं। माउस की गति बढ़ा लो घटा लो, कुछ और किसी हार्डवेयर की सेटिंग करनी है, वो सारी सेटिंग किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड सारी सेटिंग कंट्रोल पैनल में होगी। इवन कंप्यूटर की भी सेटिंग सारी। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था IBM ने। विंडो 2000 को विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडो सॉफ्टवेयर अलग चीज है। विंडो 2000 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स साहब हैं। बिल गेट्स वही जिनको डॉली भाई ने अपन के चाय पिलाई थी। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली संस्था है माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर बनाती है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, तो वही कट पेस्ट। अब देखो कितनी बार आया है, क्लिपबोर्ड में रखी जाती है। फोन में तो लिखा आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, है ना, तो वो क्लिपबोर्ड पे रहती है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। विंडोज 95 जो पुरानी थी उसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो कुछ कीज के साथ कॉम्बिनेशन मतलब कंट्रोल प्लस फलाना, कंट्रोल प्लस धमाका, है ना, तो कंट्रोल यूज किया जाता है। ऐसे ही अल्ट, क्या अल्ट प्लस शिफ्ट, अल्ट प्लस फलाना, अल्ट प्लस धमाका, शिफ्ट भी ऐसे ही की है इनमें से शॉर्टकट और विशेष कार्यों के लिए कि शिफ्ट दबा के ये दबा लो तो ऐसा हो जाएगा। विंडोज वाले की भी इसीलिए है ना, तो ये सब है। विंडोज 98 का विकास कब हुआ, 1998 में ही हुआ। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां भेजी जाती हैं, तो कोई भी फाइल जब आप डिलीट कर देते हो तो वो फाइल पहले रिसाइकिल बिन में जाती है, और रिसाइकिल बिन में एक नियमित समय होता है कि इतने समय तक ये फाइल रिसाइकिल बिन में स्टोर रहेगी। इतने समय के बाद अगर आप हटा देते हो तो रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाती है।
है ना। तो ये ध्यान रखना। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। मान लो अभी मैं इसको ऑफ कर दूं तो ऐसे कुछ खाने से बने हुए होंगे, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आइकन। इनको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स में साधारणतः रखते हैं। हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन पे हेल्प होती है, तो वहां से आप कुछ भी टाइप करके पूछ सकते हैं उससे। पूरे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहा जाता है मैक्सिमाइज बटन, है ना। पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। अब मान लो ये पीपीटी है, मैं अभी इस पीपीटी को काट दूं तो ये शॉर्ट हो गई, है ना, ये शॉर्ट हो गई, ये स्टार्ट बटन है ना, तो ये शॉर्ट हो गई। मान लो पूरी स्क्रीन पर मुझे प्रदर्शित करना है तो मैंने ये की दबा दी, पूरी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं। मैक्सिमाइज कोई भी चीज हो जाए, मैक्सिमाइज बटन। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में देखते हैं क्या क्या है। तो ये कंप्यूटर के बार कौन कौन से होते हैं, इसको भी एक बार देख लेना। विंडोज 95, 98, विंडोज एनटी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 11 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। टास्क बार क्या होता है, स्क्रीन के बॉटम पर, तो ये देखो ये टास्क बार है। स्क्रीन के बॉटम पे जो जो टास्क है वो सब टास्क बार है, ठीक है। चलो तो ये टास्क बार हो गया आपका। फिर उसके बाद पुल डाउन मेन्यू में, पुल डाउन मेन्यू में फेवरेट डिम हुई कमांड का मतलब है कमांड वर्ड में एक्सेसिबल नहीं है। मतलब हम कोई कमांड, जैसे मान लो मैं कोई चीज कॉपी कर रहा हूं, वो कॉपी हो गई, फिर उसके बाद वो वाली क्या होती है, जैसे मान लो आपने कभी कोई फाइल कट की हो, तो फाइल जब यहां से कट हो गई तो ये डिम कलर इसका डिम दिखने लग जाएगा, मतलब ये वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। तो कोई कमांड का कलर अगर डिम दिख रहा है आपको तो मतलब ये कमांड इस समय यूज नहीं हो सकती, एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं, कंट्रोल पैनल में होंगे। ये जितने भी बाहर के कुछ भी नया आप ऐड करोगे कंट्रोल पैनल से करोगे। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, तो एक्टिव या सक्रिय विंडो। इस समय कौन सी विंडो एक्टिव है आपके सर, इसमें ये भी एक तरह का डेस्कटॉप ही है, तो ये हालांकि ये टच स्क्रीन है तो डेस्कटॉप है। इसमें कौन सी विंडो है सर, तो विंडोज 11 चल रही है, तो एक्टिव विंडोज कौन सी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, पुल डाउन मेन्यू को ड्रॉप डाउन भी कहते हैं। कमांड्स की वो लिस्ट जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको मेन्यू कहते हैं। प्रत्येक कमांड के एक विशेष कार्य करता है, मेन्यू पर विशेष कार्य करता है। तो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी 2 क्लासेस में खत्म कर लिया है ना। आपको क्लास कैसी लगी, सॉफ्टवेयर की क्लास मुझे पता है थोड़ी टफ जाती है, समझ में कम आती है चीजें, क्योंकि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उतना यूज ही नहीं करते हैं। आप यूज टू होंगे और फिर कुछ सवाल भी इसमें से थोड़े बदतमीज प्रकृति के पूछे जाते हैं, मतलब शैतान टाइप के। तो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसी बुक से रीड कर लीजिए, ये बुक जो आपको थंबनेल में दिखती है उससे भी रीड कर सकते हैं, कहीं से भी देख लीजिएगा, और या फिर किसी मास्टर से पढ़ लीजिएगा। मास्टर भी कोई लोलू पोलू पढ़ा रहा हो तो वो तो मतलब सिंपल बात बता देगा, आप तमीज से थोड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताते चलिएगा। आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी बैच से संबंधित कुछ भी जानकारी साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर @shivam_shb27 के नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @shivam_shb27 के नाम पर सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं इस नाम से हूं। आप कुछ भी कहना, बताना, समझना, सोचना कुछ भी चाहते हैं, मतलब मन मौजिद प्रकृति के आदमी है तो आराम से बात होती है यहाँ, मतलब जिसके जो भी डाउट होते हैं सॉल्व करते रहते हैं, बाकी खाली होते हैं तो आपसे वार्ता करते रहते हैं, आपकी समस्याओं का निदान करते रहते हैं। हम आप लोगों के लिए ही यहाँ हैं, है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों के साथ साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हाई बाइक वाले बहुत सारे बटन होते हैं उनको दबाते चलिए, ठीक। और रिवीजन करिए, जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम उतना ही सरल होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।